दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे 2024 में रिलीज हुई एक दिल छू लेने वाली फैंटेसी थ्रिलर मूवी की कहानी, जो आधारित है एक नेक दिल राक्षस लड़की और परी लोक के एक अमर लड़के की अनोखी प्रेम कहानी पर। इस फैंटेसी स्टोरी में न सिर्फ भरपूर एक्शन है, बल्कि इस प्रेम कहानी का अंत देखकर आपकी आंखें भर आएंगी, क्योंकि ऐसी फिल्में बहुत कम ही बनती हैं। तो चलिए अब ये जबरदस्त कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में एक रात एक हॉल में शादी का कार्यक्रम दिखाया जाता है। तभी वहाँ भिखारी के वेश में एक आदमी आता है और वहाँ मौजूद लोगों से कहता है, तुम लोग शादी में शामिल होने आए हो या किसी की मैयत में, क्योंकि मुझे तो यहाँ कुछ अशुभ होने का संकेत मिल रहा है। तो दूल्हा उस भिखारी से कहता है, आज मेरी शादी वाले दिन तुम कैसी बकवास कर रहे हो। इस पर भिखारी उस दूल्हे से कहता है, तुम्हें पता भी है कि तुम किससे शादी कर रहे हो। ये सुनते ही दुल्हन कूदकर भिखारी का गला पकड़ लेती है, पर भिखारी उसे दूर झिटक देता है और अपने असली रूप में आ जाता है। दरअसल वो परी लोक का एक हेडमास्टर होता है। फिर वो अपनी शक्ति से मोमबत्तियां बुझाकर वहाँ से माया हटा देता है, जिससे वहाँ मौजूद लोग अपनी असली दानों वाले रूप में आ जाते हैं। तथा वो लड़की भी एक दानवी होती है, जो एक इंसान से शादी कर रही होती है। सच सामने आते ही सभी दानव हेडमास्टर की तरफ हमला करने उसकी ओर बढ़ते हैं, लेकिन तभी मास्टर का शिष्य मोकिंग वहाँ आकर उन दानवों पर तलवार से ताबड़तोड़ हमले करने लगता है। पर दानवों की संख्या ज्यादा होती है, इसलिए वो उसकी ओर बढ़ते ही जाते हैं, जबकि वो अपनी शक्ति से उन सब पर ताबड़तोड़ हमले जारी रखता है। इस दौरान मोकिंग की बहन सुशी भी वहां आकर इस लड़ाई में शामिल हो जाती है। अब परी लोक के दोनों भाई बहन मिलकर अपनी शक्ति और कुशल तलवारबाजी से ज्यादातर दानवों को मार गिराते हैं। ये देखकर वो दानवी दुल्हन और इंसान वहां से भागने लगते हैं, पर मोकिंग दुल्हन के पेट में तलवार घुसा देता है। तो वो दूल्हा दुल्हन मोकिंग से उन्हें छोड़ देने के लिए गिड़गिड़ाते हैं, जिससे मोकिंग को उन दोनों पर दया आ जाती है। पर जैसे ही वो अपनी तलवार हटाता है, वो दुल्हन एक विशाल राक्षसी सांप में बदल जाती है और मोकिंग को अपनी पूंछ में लपेटकर ऊपर उठाकर उससे कहती है कि क्या हम दानवों को प्यार करने का अधिकार नहीं है। फिर वो मोकिंग को खाने के लिए अपना मुंह आगे बढ़ाती है, लेकिन तभी मास्टर अपनी तलवार से उसका फन काट देते हैं और वो मर जाती है। ये देखकर उसका प्रेमी इंसान भी खुद को चाकू मार लेता है और ये कहते हुए मर जाता है कि मैं तुम्हारे बिना जीकर क्या करूंगा। इस पर मोकिंग की बहन सुसी कहती है कि शायद ये इंसान प्यार में कुछ ज्यादा ही पागल था। अब हेडमास्टर मोकिंग से कहते हैं, दानवों पर कभी भी दया मत करना, क्योंकि इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके बाद वो उस राक्षसी सांप का पेट फाड़कर उसमें से आईने का एक टुकड़ा निकालते हैं। तो ये देखकर मोकिंग उनसे पूछता है कि आखिर ये क्या है। मास्टर उन्हें बताता है कि ये आईने का टुकड़ा एक प्राचीन दानव राजा का हथियार है। उस दानव राजा को हजारों साल पहले सील कर दिया गया था, पर ऐसा कहा जाता है कि अब उसका पुनर्जन्म हुआ है, जिससे तीनों लोकों में तबाही मच जाएगी। अगले सीन में दानव लोक दिखाया जाता है, जहाँ एक बुजुर्ग कुछ दानव बच्चों को उसी दानवराज बाजी की कहानी बताते हुए कहते हैं कि हजारों साल पहले परीलोक और दानवराज बाजी में भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें बाजी हार गई और उसकी शक्तियों को एक जादुई आईने में सील कर दिया गया। तब से सभी दानव कबीले इस लोक में आकर बस गए और यहीं रहने लगे। इन्हीं बच्चों के बीच में एक चुलबुली बिल्ली दानव लड़की मियू भी होती है। मियू दानव होने के बाद भी बहुत नेक दिल होती है और वो हमेशा दूसरों का ख्याल रखती है। तो बाजी की ये कहानी सुनने के बाद मियू वहाँ के दानव मंदिर में रहने वाले एक कुत्ते को खाना देने जाती है। तभी उसकी नजर चेरी ब्लॉसम के पेड़ पर पड़ती है, जो कि कई सालों बाद खिल उठा था। जैसा कि कहानी सुनाने वाले उस बुजुर्ग ने बताया था कि जब ये पेड़ खिल उठेगा तो समझ लेना कि दानव बाजी अपने इस जन्म में जागने वाली है। इसी बीच वो बच्चे वहाँ आकर मियू के साथ शरारत करने लगते हैं। तो मियू मजाक में अपनी शक्ति से उन बच्चों में से किसी को मूली तो किसी को मशरूम और बच्चों के लीडर को मछली बना देती है। लेकिन फिर वो उन बच्चों को सामान्य कर देती है, क्योंकि ये बच्चे मियू को और मियू इन बच्चों को बहुत प्यार करती थी। दूसरी ओर परीलोक में हेडमास्टर मोकिंग से कहते हैं, मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण काम सौंप रहा हूँ। ये लॉकेट लो, इसमें बाजी दानवों का खून है। इसके जरिए तुम्हें उसके जादुई आईने के टुकड़े ढूंढने होंगे, ताकि हम उस आईने को जोड़कर उसकी शक्ति को सील कर सकें, क्योंकि इस जन्म में बाजी इस आईने की शक्ति से अपनी पुरानी यादें और शक्ति हासिल कर सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो वो तीनों लोगों को तहस नहस कर देगी। तो अब बाजी के जादुई आईने के बाकी टुकड़े ढूंढने के लिए मोकिंग दानव लोक के लिए निकलता है। इधर दानव लोक में मियू उस चेरी ब्लॉसम पेड़ के पास खड़ी होती है और उसकी ओर देखकर प्रार्थना करती है कि मेरी जिंदगी मस्त चल रही है, बस एक अच्छा सा स्मार्ट दानव बॉयफ्रेंड मिल जाए। इत्तेफाक से जब मोकिंग दानव लोक में प्रवेश करता है तो उसकी शक्ति ठीक से काम नहीं करती, इसलिए वो सीधा उसी पेड़ के पास आकर गिरता है, जिससे वहाँ आग लग जाती है और गड्ढा भी हो जाता है। तो मियू बच्चों के साथ मोकिंग के पास जाती है और उसको होश में लाने की कोशिश करती है। इसके बाद
वो मोकिंग को अपने घर ले जाती है, जहाँ थोड़ी देर बाद उसे होश आ जाता है। तो म्यू उससे कहती है, डरो मत, मैं भले ही बिल्ली दानव हूँ, पर हम लोग किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते। फिर जब वो उसे अपना बिल्ली वाला रूप दिखाती है तो मोकिंग उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इस लोक में उसकी शक्ति काम नहीं करती। अब म्यू उससे कहती है, तुम भूखे होगे, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। थोड़ी देर बाद जब म्यू घर के अंदर जाती है तो मोकिंग वहाँ नहीं होता, क्योंकि वो मास्टर के दिए लॉकेट से आईने का टुकड़ा ढूंढने वहाँ के एक पुराने मंदिर में चला जाता है। वहाँ पहुँचते ही वो लॉकेट चमकने लगता है, जिससे मोकिंग समझ जाता है कि आईने का टुकड़ा अंदर ही है। तभी मंदिर के अंदर से वो कुत्ता बाहर आता है जिसे म्यू खाना खिलाया करती थी। उसके गले में आईने का टुकड़ा बंधा देखकर जैसे ही मोकिंग उसे निकालने की कोशिश करता है, वो कुत्ता एक खतरनाक धुएं वाले राक्षस में बदल जाता है और मोकिंग पर हमला करने लगता है। बचने के लिए मोकिंग उससे लड़ने की कोशिश करता है, पर वो दानव कुत्ता मोकिंग को घायल कर देता है और उसे खाने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगता है। लेकिन तब तक मोकिंग को बचाने म्यू उसके सामने आ जाती है और उस कुत्ते को शांत करने लगती है, जिससे आश्चर्यजनक रूप से उस कुत्ते का शरीर नष्ट हो जाता है और उसे मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद मोकिंग उसके पास से गिरा आईने का दूसरा टुकड़ा भी उठा लेता है। अब म्यू उससे पूछती है कि क्या तुम यही ढूंढने इस लोक में आए हो और तुम इसका क्या करोगे? तो मोकिंग कहता है, मैं ये सब तुम्हें नहीं बता सकता, तुम बस अपने काम से काम रखो। इस पर म्यू कहती है, मैं एक ऐसे दानव को जानती हूँ जिसको आईने के बाकी टुकड़ों की भी जानकारी होगी। तो मोकिंग उससे कहता है कि क्या तुम मुझे उस दानव तक ले चल सकती हो? म्यू कहती है, ठीक है। अगले सीन में म्यू उसे एक पहाड़ी पर ले जाती है जिसके नीचे गहरी खाई होती है। फिर वो उसे बताती है कि आगे गहराई में बादलों के नीचे दानवों का एक बाजार है, हमें वहाँ वो दानव मिल सकता है। इसके बाद म्यू अपने बालों की जादुई हेयर पेन की छतरी बनाकर मोकिंग को साथ लेकर नीचे की तरफ कूद जाती है। अब दोनों छतरी के सहारे उड़ते हुए बादलों से गुजरते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर इस खूबसूरत उड़ान के बाद ये लोग नीचे उस बाजार तक पहुंच जाते हैं, लेकिन बाजार के अंदर जाने से पहले म्यू मोकिंग को सावधान करते हुए कहती है, यहाँ के दानव परी लोग और वहाँ के लोगों से नफरत करते हैं और अगर किसी को भी ये पता चल गया कि तुम परी लोग से हो तो ये लोग तुम्हें कच्चा खा जाएंगे। अब ये दोनों बाजार के अंदर जाते हैं, जहाँ अलग अलग प्रजाति के दानव कुछ न कुछ खरीदने या बेचने आए हुए होते हैं। जैसे जैसे ये लोग बाजार में आगे बढ़ते हैं, इन अजीब से दानवों को इंसानी अंगों को खरीदते बेचते देखकर मोकिंग को इन पर गुस्सा आने लगता है। इसी बीच वहाँ दानव सैनिक पहुँच जाते हैं, क्योंकि उनको खबर मिली होती है कि यहाँ शायद कोई परी लोक से आया है। अब सिपाहियों को उधर आते देखकर म्यू मोकिंग को बचाने के लिए उसे पकड़कर खड़ी हो जाती है, जिससे सिपाही आगे बढ़ जाते हैं। फिर जब उन्हें यहाँ कोई नहीं मिलता तो ये दानव सिपाही वापस लौट जाते हैं। इसके बाद म्यू मोकिंग को लेकर एक दानव जासूस के पास जाती है और उससे पूछती है, मुझे बताओ कि जादुई दर्पण के बाकी टुकड़े कहाँ मिलेंगे? तो वो कहता है, इस जानकारी के बदले मुझे तुम्हारा ये कीमती हेयरपिन चाहिए। म्यू के लिए ये जादुई हेयरपिन काफी खास होता है और वो इसे बिल्कुल भी नहीं देना चाहती, पर वो मोकिंग को प्यार करने लगी थी, इसलिए उसको आईने का टुकड़ा दिलाने के लिए वो ना चाहते हुए भी उस सुअर दानव को अपना हेयरपिन दे देती है। जिसके बाद अपनी नाक से सूंघकर वो उन दोनों को होजी रेस्टोरेंट में जाने को कहता है। तो आईने का वह टुकड़ा पाने के लिए अब ये दोनों उस रेस्टोरेंट में जाते हैं। अंदर जाने पर वहाँ एक खूबसूरत महिला झूले पर झूलती दिखती है। उसने आईने का वह टुकड़ा अपने गले में पहना हुआ होता है। तो म्यू मोकिंग से कहती है, हमें इसके पास पहुँचना होगा। तभी उस रेस्टोरेंट का एक कर्मचारी घोषणा करता है कि आज ये सुंदरी तुम में से किसी एक खूबसूरत नौजवान के साथ रात्रि भोज करेगी। फिर इन सभी में से वो महिला मोकिंग को इसके लिए चुनती है। तो आईने का टुकड़ा हासिल करने के लिए मोकिंग उसके साथ कमरे के अंदर चला जाता है, जहाँ वो कपड़े उतारकर नहाना शुरू करती है और मोकिंग को रिझाने के लिए अपने पास बुलाती है। अब मोकिंग उसके पास जाकर जब उसके गले से आईने का टुकड़ा निकालने की कोशिश करता है तो वो उससे कहती है, मुझे पता है तुम परी लोग से इस टुकड़े की खोज में आए हो। इस दौरान म्यू भी अंदर आ जाती है। उसे अंदर देखकर वो महिला चौंक जाती है और मोकिंग को नहाने वाले टब से बाहर फेंक देती है। फिर वो दानवी उस जगह को एक भयानक जगह में तब्दील कर देती है और खुद एक खूंखार मकड़ी में बदल जाती है, जिसे देखकर मोकिंग और म्यू भागने की कोशिश करते हैं, पर वो दानव मकड़ी मोकिंग का पैर अपने जाले में बांधकर उसे खाने की कोशिश करती है, जबकि म्यू उसे बचाने के लिए पूरी ताकत लगाकर उसे अपनी ओर खींचने लगती है। इस दौरान बचने के लिए मोकिंग भी उस दानव मकड़ी पर हमला करने की कोशिश करता है। इत्तेफाक से उसकी थोड़ी शक्तियां काम कर जाती हैं, पर फिर भी जब वो मकड़ी नहीं रुकती तो म्यू मकड़ी के गले में लटके आईने के टुकड़े को देखकर अपनी मानसिक शक्ति से उसे रोकने की कोशिश करती है, जिससे पता नहीं कैसे मकड़ी का शरीर ब्लास्ट हो जाता है और वो मर जाती है। तो मोकिंग मकड़ी के पास वाला आईने का टुकड़ा भी उठा लेता है। फिर ये लोग इस होटल से बाहर निकलने के लिए जैसे ही आगे बढ़ते हैं, वैसे ही दानव सिपाही इन्हें पकड़ने के लिए इनके पीछे लग जाते हैं। बचने के लिए दोनों होटल के सबसे ऊपर वाली मंजिल पर भाग जाते हैं,
हैं, पर वो दानव सैनिक वहाँ भी पहुँच जाते हैं। आखिरकार बचने के लिए म्यू मोकिंग को किश करने लग जाती है। ये देखकर सैनिकों को लगता है कि ये दोनों होटल में रुकने वाले कोई आम यात्री हैं और वो लोग वापस लौट जाते हैं। फिर पता नहीं क्यों म्यू अचानक से बेहोश हो जाती है। इस दौरान उसे सपने में दानवराज बाजी और कुछ रहस्यमयी दरवाजे दिखते हैं, जिससे उसकी आंख खुल जाती है तो वो खुद को अपने घर में लेटी हुई पाती है और मोकिंग वहाँ उसका ख्याल रख रहा होता है। वो उसे बताता है कि तुम 3 दिन से बेहोश थी। तो म्यू उससे कहती है कि आज के दिन हमारे लोक में दानवराज बाजी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा और झांकियां निकाली जाएंगी, जिसमें यहाँ के सभी निवासी शामिल होकर खूब मजे करते हैं और रात में बहुत भव्य आतिशबाजी होती है। इसके बाद म्यू मोकिंग को वो मेला दिखाने ले जाती है, जहाँ लोग नाच गा रहे होते हैं और जश्न मना रहे होते हैं। इस दौरान मोकिंग और म्यू भी एक दूसरे के करीब आने लगते हैं तथा म्यू उसके साथ मेले में लगे बाजार में घूमते हुए काफी यादगार पल बिताती है। फिर जब म्यू मोकिंग के साथ दुकान पर सामान देख रही होती है तो उसे एक हेयरपिन पसंद आता है, लेकिन इन दोनों के पास उसे खरीदने के पैसे नहीं होते। तो दुकानदार कहता है कि तुम बिल्ली हो, मैं तुम्हारे मुलायम बालों के बदले तुम्हें ये हेयरपिन दे सकता हूँ। पर म्यू को अपने बिल्ली वाले बाल बहुत पसंद होते हैं, इसलिए वो दुकानदार को मना कर देती है और मजबूरी में आगे बढ़ जाती है। इसी बीच जब म्यू दूसरी दुकान पर होती है तभी मोकिंग की बहन वहाँ आकर मोकिंग को एक तरफ खींच ले जाती है और उससे कहती है तुम यहाँ एक दानव लड़की के प्यार में पड़ गए हो। तो मोकिंग कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पर उसकी बहन कहती है कि याद रखना, दानवों पर भरोसा करना ठीक नहीं है, इसलिए तुम यहाँ जिस काम के लिए आए हो वही करो। इसके बाद उसकी बहन वहाँ से चली जाती है। अब तक म्यू मोकिंग को ढूंढते हुए उसके पास आती है और कहती है चलो मैं तुम्हें एक खूबसूरत जगह दिखाती हूँ। फिर वो मोकिंग को ऐसी जगह ले जाती है जहाँ से उत्सव के अवसर पर सजाए गए पूरे शहर का शानदार नजारा दिख रहा होता है। वहाँ वो मोकिंग से कहती है कल रात यहाँ बहुत ही भव्य आतिशबाजी होगी, मैं चाहती हूँ कल का वो खूबसूरत नजारा तुम मेरे साथ देखो। तो मोकिंग उसे कुछ देर रुकने के लिए कहकर उसके लिए वही हेयर पिन लेकर आता है जो उसने बाजार में पसंद की थी और उसके बालों में लगा देता है। फिर उससे कहता है कि तुमने मेरी मदद के लिए अपनी पसंदीदा हेयर पिन उस दानव को दे दी थी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आया हूँ। खुश होकर म्यू उससे पूछती है कि बिना पैसे के तुमने कैसे खरीदी। तो वो कहता है मैंने अपनी तलवार देकर इसे खरीदा है। म्यू को ये सही नहीं लगता और वो वापस जाकर उसकी तलवार ले आती है। अब मोकिंग उससे पूछता है तुमने उससे ये तलवार वापस कैसे ली। तो वो बताती है कि मैंने इसके बदले अपने खास बिल्ली के बालों को बेच दिया। उसका ये अपनापन देखकर मोकिंग के दिल में भी उसके लिए प्यार और गहरा होने लगता है। फिर वो मोकिंग का दिया हेयरपिन गले में पहन लेती है और उससे कहती है मेरे लिए दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। फिर वहाँ से म्यू उसे नदी के किनारे ले जाती है और कहती है सपने में मैंने यही आईने का आखिरी टुकड़ा देखा था। तभी उनके सामने नदी के अंदर से कछुए के आकार का एक विशाल भवन बाहर निकलता है, जिसके अंदर 3 रहस्यमयी दरवाजे होते हैं। तो अब ये दोनों एक एक करके उन तीनों दरवाजों को पार करते हुए अंदर जाते हैं और एक कमरे में दाखिल हो जाते हैं, जहाँ इन्हें एक रहस्यमयी आदमी वीणा बजाते हुए दिखता है। पर हैरानी की बात ये होती है कि उस आदमी का प्रतिबिंब आईने में नहीं दिखता। अब वो आदमी इन दोनों को आईने का टुकड़ा देते हुए कहता है तुम यही लेने यहाँ आए हो ना। तो मोकिंग कहता है हाँ। फिर जैसे ही म्यू उस आईने के टुकड़े को हाथ में लेती है वो जगह हिलने लगती है और कछुए वाला वो विशाल भवन नदी के अंदर समा जाता है, जिसके अंदर ये दोनों भी मौजूद होते हैं। अब इन दोनों के सामने खड़ी उस आदमी की आत्मा कहती है कि यहाँ बहुत सा खजाना है, पर ये जगह शापित है और अगर कोई यहाँ से कुछ भी लेता है तो उसके बदले उसे किसी न किसी को यहाँ अपना बलिदान देना होता है। अब क्योंकि इस लड़की ने इस आईने का टुकड़ा लिया है इसलिए इसको अपनी जान देनी होगी। ये सुनकर दोनों भवन से बाहर भागते हैं, पर अब वो भवन पानी के अंदर होता है, इसलिए ये दोनों उस नदी की गहराई से बाहर निकलने की कोशिश करने लगते हैं। पर नदी में मौजूद हजारों लोगों की शापित अतृप्त आत्माएं जो कि खजाने की लालच में मारे गए थे, म्यू का पैर पकड़कर उसे नीचे खींचने लगती हैं, जबकि उसे बचाने के लिए मोकिंग अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर खींचता है और आखिरकार वो उसे बाहर निकाल लेता है। पर म्यू अभी बेहोश होती है। तो जैसे ही मोकिंग उसके पास से आईने का टुकड़ा उठाता है, जादुई आईने के सारे टुकड़े अपने आप आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे उसके अंदर कैद दानव बाजी की शक्ति जागृत हो जाती है और उस आईने में म्यू जैसी एक औरत दिखने लगती है। तो मोकिंग उससे पूछता है कि तुम कौन हो। वो बताती है कि मैं दानवराज बाजी की शक्ति हूँ और म्यू मेरा ही पुनर्जन्म है। एक बार मेरी ये शक्ति उसके अंदर समाहित हो गई तो वो फिर से शक्तिशाली दानवी बाजी बन जाएगी। मोकिंग कहता है ये सच नहीं हो सकता। तो आईने की वो औरत कहती है म्यू को इस बारे में नहीं पता कि वो पिछले जन्म में बाजी थी। और तुम्हें क्या लगता है उसको कैसे पता लगा कि आईने के सारे टुकड़े कहाँ हैं? पिछले जन्म की वजह से ही उसको इस बात की अनुभूति थी और उसको ऐसे सपने आते थे तथा इसी वजह से उसके छूने से कुत्ते को मुक्ति मिली और वो मकड़ी दानवी
हुई उसके ही मानसिक शक्ति से मारी गई। ये सब सुनकर मोकिंग गुस्से से भर जाता है और उस आईने को पकड़ लेता है, जिससे अब वो औरत दिखना बंद हो जाती है। पर मोकिंग अब बहुत उलझन में था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि जिस म्यू को वो प्यार करने लगा था वही दानव बाजी का पुनर्जन्म है। फिर जब म्यू को होश आता है तो मोकिंग उसकी ओर तलवार लगाकर खड़ा होता है और कहता है तुम मुझसे दूर ही रहो। पर बेचारी म्यू को तो कुछ भी नहीं पता होता कि आखिर बात क्या हुई है। फिर मोकिंग उससे कहता है आज से तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं। ये सुनकर म्यू हैरान रह जाती है कि जिससे वो बेइंतहा प्यार करती है वो उससे इतनी बेरुखी से क्यों पेश आ रहा है। अब वो मोकिंग से कहती है तुमने तो कहा था तुम हमेशा मेरा साथ दोगे और मेरी हिफाजत करोगे। फिर वो उसे उसका दिया हेयरपिन दिखाते हुए कहती है तुम अचानक क्यों बदल गए। तो मोकिंग उसके हेयरपिन को तलवार से काट देता है। ये देखकर म्यू का दिल टूट जाता है और वो बेचारी रोते हुए कहती है क्या तुम्हारा प्यार झूठा था, कम से कम मेरी गलती तो बता दो। लेकिन वो उसे अकेला छोड़कर वहाँ से चला जाता है और परीलोक में जाकर हेडमास्टर को वो आईना दे देता है। तो हेडमास्टर उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें बाजी के पुनर्जन्म के बारे में कोई जानकारी है। इस पर मोकिंग कोई स्पष्ट जवाब नहीं देता। उसको इस तरह दुविधा में देखकर हेडमास्टर पीछे के समय की उस घटना को देख लेते हैं जिसमें मोकिंग को ये पता लगा था कि म्यू ही बाजी का पुनर्जन्म है। तो मोकिंग हेडमास्टर को समझाने की कोशिश करता है कि वो लड़की वैसी नहीं है, उसे कुछ भी नहीं पता। पर हेडमास्टर उसकी एक नहीं सुनते और सिपाहियों से उसे नीचे ले जाने को कहते हैं। फिर वो उस आईने को शील कर देते हैं। दूसरी ओर दुखी म्यू टूटे दिल के साथ वो आतिशबाजी देखती है जो उसने मोकिंग के साथ देखने की सोची थी। फिर वो उस बुजुर्ग के पास जाकर उनसे परीलोक तक जाने का रास्ता पूछती है। तो वो कहते हैं दानवों के लिए वहाँ जाना आसान नहीं है, सिर्फ एक ही नदी है जिससे होकर वहाँ जाया जा सकता है। पर उस नदी में जैसे ही कोई दानव पैर रखेगा वो मोमबत्ती की तरह पिघल जाएगा। लेकिन म्यू मोकिंग के प्यार के लिए अपनी जान पर खेलकर भी वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर जब वो उस नदी के पास जाती है तो उसके बच्चे दोस्त उसे रोकते हुए कहते हैं कि इस नदी से कोई दानव जिंदा वापस नहीं आता, फिर तुम उसके प्यार के लिए इसमें क्यों जा रही हो। पर म्यू उन बच्चों को खुश रहने का कहकर उस नदी में उतरकर आगे बढ़ने लगती है, जिससे उसका शरीर पिघलने लगता है। पर वो रुकती नहीं और थोड़ी देर बाद उसे ऊपर की तरफ परीलोक नजर आने लगता है। दूसरी तरफ परीलोक में मोकिंग को म्यू से प्यार करने के लिए जंजीरों में बांधकर सजा दी जा रही होती है। पर वो अब भी यही बात कह रहा होता है कि म्यू अच्छी लड़की है। और उधर मोकिंग के प्यार के बारे में सोचकर आगे बढ़ रही म्यू का शरीर पूरा गलने लगता है। तो उसके अंदर की बाजी की दानव शक्ति उससे कहती है अगर तुम मुझको अपना शरीर कंट्रोल करने दो तो मैं तुम्हें ऊपर परीलोक तक ले जा सकती हूँ। म्यू कहती है मैं मोकिंग के प्यार के लिए कुछ भी करूंगी। उधर हेडमास्टर मोकिंग से एक सच का खुलासा करते हुए कहते हैं कि पिछले जन्म में भी तुम बाजी के प्रेमी थे और ये परीलोक के लोगों को मंजूर नहीं था। फिर वो उसे उसका पिछला जन्म दिखाते हैं जहाँ वो और बाजी प्यार और शांति से एक जगह रहते थे। पर हेडमास्टर और गुरु ने इसका विरोध किया तो उसे बचाने के लिए मोकिंग सामने आया और गलती से गुरु के हाथ से मारा गया। इससे नाराज होकर बाजी ने दुनिया में उथल पुथल मचा दी और गुरु को भी मार डाला, क्योंकि बाजी मोकिंग से बहुत प्यार करती थी। इसीलिए सभी मास्टर्स ने मिलकर उसकी शक्ति सील कर दी और वो मर गई। आगे हेडमास्टर कहता है इत्तेफाक से तुम दोनों इस जन्म में फिर से प्यार में पड़ गए। अब वो उसे एक तलवार देकर कहते हैं कि म्यू को मार दो क्योंकि वो एक दानव बाजी है। अब तक बाजी की ऊर्जा पाकर म्यू भी वहाँ आ जाती है तो मोकिंग की बहन और बाकी सैनिक उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। पर बाजी की शक्ति के आगे वो लोग टिक नहीं पाते और गिर जाते हैं। फिर जब मोकिंग उसे रोकना चाहता है तो बाजी उस पर भी हमला करती है, लेकिन उसके अंदर की म्यू खुद पर काबू करने की कोशिश कर रही होती है। पर उस पर हावी बाजी मोकिंग पर हमला करना जारी रखती है। आखिरकार म्यू किसी तरह खुद पर काबू करती है। अब जब हेडमास्टर उसे मारने को कहता है तो मोकिंग ऐसा नहीं करता और उसे गले लगा लेता है। फिर म्यू उसे उसकी प्यार की निशानी वो हेयरपिन दिखाती है। इस दौरान मौका पाकर मास्टर बाजी पर तलवार से हमला कर देते हैं तो उसे बचाने के लिए पिछले जन्म की तरह इस बार भी मोकिंग सामने आ जाता है, जिससे तलवार उसके आर पार हो जाती है और वो गिर जाता है। तो म्यू उसे पकड़कर रोने और चीखने लग जाती है। उसके गुस्से से जादुई दर्पण आजाद होकर उसके पास आ जाता है, जिससे उसकी पूरी शक्ति जागृत हो जाती है। फिर वो वहाँ तहलका मचा देती है और पूरे परीलोक को तहस नहस करने लगती है। कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता तो मर रहा मोकिंग उसे रोकता है। अब उसे मरने देने से बचाने के लिए म्यू अपना पवित्र शक्तिशाली दिल निकालकर मोकिंग को लगा देती है। इस दौरान म्यू को कमजोर पड़ता देख हेडमास्टर उस पर अपने शक्तियों से जोरदार हमला करता है, पर वो बेचारी मोकिंग की हिफाजत में लगी होती है और आखिरकार मर जाती है। अब तक मोकिंग ठीक हो जाता है तो हेडमास्टर उससे कहता है उसका दिल हमें दे दो ताकि परीलोक और शक्तिशाली हो जाए। पर मोकिंग कहता है आप इतना कैसे गिर सकते हो कि उसका पवित्र शक्तिशाली दिल पाने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र रचा। फिर वो हेडमास्टर को चेतावनी देकर म्यू की बॉडी लेकर वहाँ से दूर एक पहाड़ी पर रहने चला जाता है।
जाता है। वहाँ उसके दिल से आवाज आती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ पर मेरा दिल तो है। इस तरह ये दिल छू लेने वाली फैंटेसी थ्रिलर मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको भी ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।